बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 55 पे तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से डीप में, इसको आपने अच्छे से समझना है, तो इसीलिए मैं इसके दो पार्ट्स कर रही हूँ। आज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है इसको स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मुझसे कह रहा है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड की। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे कह रहा है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब वो आपसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की डिमांड नहीं कर रहा, बल्कि आपसे पूछ रहा है कि क्या ख़ास बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जब आप इसका आंसर मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बताना है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट मौजूद है। ठीक है, यानी कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट मौजूद है। इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और इस तरह के कुछ दूसरे कंपाउंड्स हैं, इन ये भी मौजूद होते हैं, इनके साथ ये बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात होती है वो क्या होती है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो सकते हैं, ये वाटर में हाईली इनसॉल्युबल होंगे। इसके अलावा जो अगली बात होती है वो क्या होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है। यानी अगर आप दूसरे कंपोनेंट्स को देखेंगे, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देखेंगे, तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पे लो मेल्टिंग पॉइंट्स के और लो बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि ये कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में लेस रिएक्शन देंगे आपको। इसके साथ साथ जो इसकी नेक्स्ट चीज़ होती है, जो नेक्स्ट इसकी ख़ास प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं, या आप इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि नॉट गुड कंडक्टर। नॉट गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि ये इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। ये क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या अपने अंदर से हीट को इतनी आसानी से पास ऑन होने नहीं देते। और इसके साथ साथ जो एक ख़ास प्रॉपर्टी है जो इनके साथ एसोसिएटेड होती है वो होती है कंबस्शन की प्रॉपर्टी। कंबस्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी इन कंपोनेंट्स को आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये बड़ी आसानी से जल जाते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा कंटेंट क्या चीज़ होती है, कार्बन की। तो कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी ये जलता है ऑक्सीजन के साथ या फिर ये एयर के साथ जो है ये बर्न हो जाता है बड़ी आसानी से। अब जो अगली बात होती है वो ये होती है कि स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी को देखा जाए तो ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इनमें मौजूद नहीं होती, ये लेस स्टेबल कंपोनेंट्स होते हैं। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको पेज नंबर 34 पर जो है मिल जाएंगी, ये नोट्स की शक्ल में आपकी बुक में मौजूद है। मैंने आपको ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में फ़र्क क्या होता है। तो पहले तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंस क्या चीज़ होती है, इट मीन्स वो आपसे कंट्रास्ट कैरेक्टर्स पूछ रहा होता है। कंट्रास्ट कैरेक्टर से क्या मुराद होती है कि उसने आपसे पूछना होता है कि अगर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है या नहीं। तो इस तरह से रेफरेंस हमेशा बनाया जाता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे एक कॉलम जो है वो साफ सुथरा सा ड्रॉ कर लीजिएगा। एक तरफ आप लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और फिर आप कंट्रास्ट प्रॉपर्टीज़ जो है उसको बताएंगे कि ये क्या होती हैं। जर्नल तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देनी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपने क्या बताना होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है। यानी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड में होता है और एक कार्बन एटम दूसरा हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड में ही होता है। इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहचान क्या होती है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। यानी कि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स होंगे, जबकि हाइड्रोजन के साथ इनका सिंगल बॉन्ड ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है ही 1। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कौन सा है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो क्या होती है जो इनको एक दूसरे से डिफरेंट करती है, वो क्या होती है कि ये कंपैरेटिवली सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके अंदर ये ख़ास बात होती है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। यानी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये लेस रिएक्टिव इस सेंस में होते हैं कि देखिए इनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, इनमें मज़ीद रिएक्शन करने की स्पेस मौजूद ही नहीं होती है, जबकि ये इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है।
इन जनरल तो दोनों ही लेस मतलब रिएक्टिविटी कम होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टैली करें तो लेस रिएक्टिव होगा आपका सैचुरेटेड वन और मोर रिएक्टिव होगा आपका अनसैचुरेटेड वन। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो क्या होती है, जब भी आप इसको बर्न करेंगे, देखिए जाहिर सी बात है कार्बन मौजूद है, आप बर्न करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बर्न हो जाएगा। तो जब ये बर्न होगा तो इसमें जो फ्लेम निकल रहा होगा आपका वो होगा ब्लू फ्लेम। ठीक है, ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न होगा और इसके साथ साथ इस फ्लेम में आपको सूट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि नॉन सूटी होगा। अब ये नॉन सूटी का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको जलाओगे तो धुआं नहीं निकलेगा इसमें। ठीक है, जबकि इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो फ्लेम होता है वो येलो फ्लेम होता है। ठीक है, और येलो फ्लेम के साथ इसमें सूट्स भी मौजूद होते हैं। सूट्स का मतलब होता है कि ये धुएं के साथ जल रहा होता है। सही है। अच्छा, अगली जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि इसकी बिल्कुल कॉमन जो एग्जाम्पल होती है वो होती है आपके अल्केन्स। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपको पहले भी बताया था मैंने, वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें जो कार्बन है इसके मुकाबले में हाइड्रोजन का रेशो डबल +2 है। तो यानी कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन का रेशो क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है और इसकी जर्नल एग्जाम्पल होती है अल्केन्स। जबकि इनकी यानी कि अनसैचुरेटेड वंस की जो जर्नल एग्जाम्पल्स होती हैं वो होती है अल्कीन्स या फिर अल्काइंस। अब इसके जो जर्नल फॉर्मूले ज़रा हम इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि कार्बन हाइड्रोजन का रेशो एक टैली हो जाए। तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जबकि अल्काइंस का होता है CnH2n-2। तो होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन देखें यहाँ तो डबल रेशो में, जबकि यहाँ डबल से कुछ कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जनरली बता दिया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फ़र्क है। लास्ट में आप चाहें तो कुछ एग्जांपल्स नाम के हवाले से दे दें। फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि प्रोपेन है या ब्यूटेन है, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे बता दिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथाइन है, या फिर आप कोई और नाम दे दें जैसे कि पेंटीन है। ये सब क्या है, ये एग्जांपल्स हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे। इसको देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, तो होपफुली बहुत अच्छे से अब आप इसको समझ सकते हैं और इसको रीड करके वहाँ से नोट्स बना लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। देखिए, मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखिएगा, जब भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसके 2 ही सोर्स होते हैं। सही है। इसका जो पहला सोर्स होता है वो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे कि आपके लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें 2 ही चीज़ें आती हैं। पहली जो होती है वो होती है प्लांट्स और दूसरी जो होते हैं वो होते हैं एनिमल्स। ये 2 आपके लिविंग सोर्सेज हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये हो गया आपका लिविंग सोर्स। अब जो दूसरा होता है वो होता है आपका नॉन लिविंग सोर्स। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग सोर्स है आपका ये कौन सा होता है, ये होते हैं ओनली मिनरल्स। कौन से होंगे ये, मिनरल्स। तो जहन में रखिएगा, इसने आपसे इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आपको बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 ही मेन सोर्सेज हैं। एक लिविंग सोर्स है, दूसरा नॉन लिविंग सोर्स है। लिविंग सोर्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे, जबकि नॉन लिविंग सोर्स में मिनरल्स आ जाएंगे। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये, इसने आपसे ख़ास तौर पे पूछा है कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के बारे में बता दीजिए। तो ये एक्चुअल में नॉन लिविंग सोर्स है, यानी मिनरल्स वाला सोर्स है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास आ जाता है कोल। कोल का मतलब होता है ये कोयला है। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स होता है हमें कहाँ से मिलता है, वुड यानी लकड़ी से। तो सालों से क्या होता है कि लकड़ी जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है एज अ कोल। लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता सूखती चली जाती है, इसमें से वाटर जो है वो एवोपरेट होता चला जाता है, कार्बन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है, एंड ग्रेजुअली वुड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में। तो सालों से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ये डोमेस्टिक यूजेस में भी आ जाता है और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल यूज़ जो है उसमें भी पहले ज़माने में इसको इस्तेमाल किया जाता था, अब भी कुछ जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत मेन सोर्स है। दूसरी जो चीज़ इसने आपसे पूछी थी वो इसने कही थी कि पेट्रोलियम क्या चीज़ होती है। तो पेट्रोलियम के बारे में पहले भी हम एक ब्रीफली बात कर चुके थे कि पेट्रोलियम असल में होता है रॉक ऑयल। रॉक ऑयल का मतलब होता है कि ये
ज़मीन के अंदर से निकलने वाला एक तेल होता है जो कीचड़नुमा होता है। जिस वक़्त आप इसको निकालते हो ना तो ये बहुत डार्क ग्रेइश सा या ब्लैकिश सा या बाज़ूक़ात ग्रीनिश सा कलर जो है वो इसमें होता है और एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ मिनरल्स होती हैं जिसकी इंसानों को ज़रूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि पेट्रोलियम में जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे सेपरेट किया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो इस क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इसीलिए ये भी एक बहुत गुड ऑर्गेनिक सोर्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने वाला एक सोर्स होता है। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास जो कि इस सीरीज़ का लास्ट है दैट इज़ अ नेचुरल गैस। हम आमतौर पे समझते हैं कि नेचुरल गैस सिर्फ सुई गैस, मीथेन को कहा जाता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअल में नेचुरल गैस जो है उसका उर्दू तर्जुमा तो बनता है कुदरती गैस, लेकिन इसमें जो मीथेन है इसके साथ साथ ब्यूटेन भी मौजूद होता है, ईथेन भी मौजूद होता है और किसी हद तक प्रोपेन भी मौजूद होता है। यानी 3 से 4 गैसेस होती है, मगर क्योंकि 85% के करीब इसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, इसीलिए आमतौर पे लोग कहते हैं कि जो नेचुरल गैस है दैट इज़ अ मीथेन। तो होता क्या है कि ये भी तकरीबन 3 से 4 गैसेस जो इसका मिक्सचर है इसको डोमेस्टिक तौर पे तो आप इस्तेमाल करते ही होगे, कुकिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियली जितने भी चीज़ें चल रही होती हैं, ओवन्स चल रहे होते हैं, बड़े बड़े गैजेट्स चल रहे होते हैं, उसमें भी नेचुरल गैसेस को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जिसको CNG कहा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ऑटोमोबाइल्स में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 40 और 41 जो है इसमें भी मिल जाएंगी। इसको एक मरतबा रीड कर लीजिएगा। आपने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक छोटा सा चार्टिंग करना है। आपने बताना है कि इसके 2 सोर्सेज हैं, फिर आपको बताना है कि जो इसके मिनरल वाले सोर्स हैं यानी कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये किस किस तरीके से क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप सो कि इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत हेल्प की होगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए। इंशाअल्लाह ताला इसके अगले पार्ट में जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।